अस्सलामुअलैकुम। होम्योस्टेसिस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस होम्योस्टेसिस के वर्ड को देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। होम्यो का मतलब है सेम कंडीशन, सेम, और स्टेस का मतलब क्या है, एक कंडीशन। मतलब ये एक कंडीशन को सेम रखेगा, मतलब सेम का मतलब बरकरार या मेंटेन रखेगा उस कंडीशन को। इसका मतलब ये है। इसको सबसे पहले वाल्टर बी कैनॉन, एक साइंटिस्ट है जो कि 1930 में ये इसने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया। ठीक है, ये एक बॉडी के एक इन्वायरमेंट को सेम रखने के लिए इसने ये वर्ड यूज़ किया। क्या? होम्योस्टेसिस। किसने? वाल्टर बी कैनॉन के लिए 1930 में। ठीक है। अच्छा, इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि होम्योस्टेसिस इज अ वर्ड विच रिफर टू मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है इसका, कि हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करेगा, ये मेंटेन रखेगा। यानी अगर इंटरनल इन्वायरमेंट कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, मतलब कोई चीज़ हो जो कि डिविएट हो जाए। डिविएट का मतलब अपना रास्ता तब्दील करना। क्या? ये नॉर्मल एक चीज़ होता है ना, तो ये अब अपर लेवल पे जाएगा या ये लोअर लेवल पे जाएगा। तो इस चीज़ को अगर ये अपर गया या लोअर गया, तो फिर इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए ये क्या पूरा कंडीशन को क्या कहते हैं हम? होम्योस्टेसिस। इसके एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन हो जाएगी कि ये एक्चुअली है क्या चीज़। लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या है, कि हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को बरकरार रखना है। इंटरनल इन्वायरमेंट एक्चुअली क्या है? दो इन्वायरमेंट होते हैं। कौन कौन से? इंटरनल, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो कि हमारे बॉडी के बाहर जो इन्वायरमेंट इर्द गिर्द अगर आप देख ले, ये क्या है? हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इंटरनल कौन सा है? जो कि हमारे बॉडी में इनसाइड होता है। हमारे बॉडी में इनसाइड जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। अब इंटरनल फिर आगे दो चीज़ों में तकसीम हो जाता है। एक है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF। ठीक है। दो चीज़ों में फिर ये डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या चीज़ है? ये एक्चुअली वो फ्लूइड होगा जो कि सेल से बाहर होगा। सेल से, हमारी बॉडी में सेल्स है ना, और इस तरह ब्लड वेसल्स भी है, इस तरह और सेल्स हैं। तो सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा ना, वो एक्चुअली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, और सेल के अंदर जो होगा ना, वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। तो हमारे बॉडी में 2/3 इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है एंड 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है। यानी बॉडी में हमारे सबसे ज़्यादा फ्लूइड सेल के अंदर मौजूद है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि सेल से बाहर होते हैं। उसके क्या एग्जाम्पल है? ब्लड। ब्लड क्या होता है? सेल से बाहर होता है ना। और इसके अलावा इंटरटिशियल फ्लूइड, ये क्या चीज़ है? एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान कुछ स्पेस होता है, तो उसके दरमियान कुछ स्पेस होंगे और उसके साथ साथ कुछ फ्लूइड भी होते हैं। तो उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हमारे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि हेमोस्टेसिस की कैसा काम करता है। यानी अगर ये कुछ डिविएशन आ जाए, कुछ पीएच, यानी ये हम लिखा है ना, यानी ये किस चीज़ को मेंटेन रखेगा। अगर हमारे बॉडी में क्या होती है, पीएच होती है ना उस फ्लूइड की। फॉर एग्जांपल ब्लड की पीएच है, ब्लड का पीएच नॉर्मल वैल्यू क्या है? 7.4। ठीक है। तो अगर ये एबनॉर्मल आएगी, यानी मतलब ये अगर इंक्रीज हो गई, तो ये फिर कौन सा डिजीज काज करेगा? अल्कलोसिस। कौन सा? अल्कलोसिस, जो कि ये है। और अगर डिक्रीज हो गई, तो फिर कौन सा? एसिडिटी का काज करेगी। क्या काज करेगी? एसिडिटी। तो यह दोनों हमारे सेल के लिए क्या है? नुकसानदेह है, अल्कलोसिस या एसिडिटी। ये दोनों कंडीशन फिर काज करेगी ना, अगर पीएच हमारी ब्लड की कम या ज़्यादा हो जाए। तो अगर ये पीएच कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर इसको मेंटेन करने के लिए कौन आएगा? होम्योस्टेसिस आएगा, और उसको क्या कर लेगा? मेंटेन कर लेगा। तो इसको सिंपल हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। और इसको कौन मेंटेन करेगा? होम्योस्टेसिस। फिर कौन कौन से ऑर्गन और सिस्टम में होंगे? एक रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, एमसीक्यू उसके लिए याद कर ले। इसके अलावा ब्लड भी पीएच को मेंटेन करता है, और किडनी भी पीएच को मेंटेन करता है। ये तीनों जो ऑर्गन और सिस्टम है ना, रिस्पायरेटरी के लंग्स के लिए, ये तीन ऑर्गन्स हमारे पास ये पीएच को मेंटेन रखते हैं। अब आते हैं दूसरे
एग्जांपल की तरफ बॉडी टेम्परेचर। अब हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल जो है ना वो 37.6 सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा होगी तो बॉडी टेम्परेचर राइज होगी, अगर कम होगी तो बॉडी टेम्परेचर कम होगी। तो वो उसको कौन मेंटेन करेगा? होम्योस्टेसिस करेगी। और उसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल स्किन है। अगर हमारे पास बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो गई, क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, 37 से इंक्रीज हो गई, तो फिर स्किन क्या करेगा? स्किन क्या करेगा? स्वेटिंग करेगी। क्या करेगा? स्वेटिंग करेगा। और उसके ज़रिए ये हमारे पास टेम्परेचर को डाउन करके 37 पे ले आएगा, ठीक है। उसके अलावा रिस्पायरेटरी भी रिस्पॉन्सिबल है बॉडी टेम्परेचर के लिए। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तीसरा एग्जांपल जो है वो है हार्मोन्स का, यानी हार्मोन्स। अब हमारे बॉडी में मुख्तलिफ हार्मोन्स है ना, बहुत सारे हार्मोन्स है। उसके मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। कौन कौन से हार्मोन्स? थायराइड हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स है, इंसुलिन, बहुत सारे हार्मोन्स है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये हार्मोन ज़्यादा हो गए तो भी हमारे पास एबनॉर्मलिटी काज करेगी बॉडी में, और अगर बॉडी में लेवल कम हो गया तब भी ये हमारे बॉडी के लिए डिजीज़ काज करेगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए कौन आएगा? इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास होम्योस्टेसिस आएगा और इस चीज़ को मेंटेन करके कर लेगा, यानी एक नॉर्मल मिकदार में ये हमारी बॉडी को चलाता है। कौन चलाता है? होम्योस्टेसिस चलाता है। उसके अलावा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये इंक्रीज हो गई तो स्वेलिंग काज करेगी, अगर डिक्रीज हो गई तो डिहाइड्रेशन काज करेगी बॉडी के लिए। ये रिफ्लेक्टेड है। तो ये फिर मुख्तलिफ मैकेनिज्म के थ्रू इस अगर इंक्रीज आ जाए वाटर हमारे पास तो फिर ये उसको कैसे डिक्रीज करेगा, और अगर कम आ जाए हमारे पास बॉडी में तो फिर ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ताकि ये नॉर्मल लेवल तक आ जाए। ये हमारे पास नॉर्मल है ना, अगर ये उससे इंक्रीज ना हो जाए तो ये उसको वहाँ से वापस नीचे नॉर्मल पे लाएगा। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट जितने भी सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम, जितने भी आयन है ये उसको मेंटेन रखता है। अब ये कैसे करता है मैकेनिज्म? इसका हमने एक सिंपल सा स्केच ड्रा करते हैं। क्या मतलब? ये सबसे पहले उसको डिटेक्ट करेगा, क्या? सेंस करेगा। डिटेक्ट करेगा कि आया ये हमारे पास ज़्यादा है या कम है। ये किसको बदलेगा? ये कौन करेगा? सेंसर करेगा। क्या करेगा? सेंसर। अगर इसने डिटेक्ट कर लिए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, ठीक है, ये हमारे पास ज़्यादा आ गया, ठीक है, ज़्यादा आ गया, तो फिर ये क्या करेगा? इंटीग्रेटिंग सेंटर को रिस्पॉन्स कर देगा। क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा कि हमारे बॉडी में ये चीज़ ज़्यादा है, तुम कुछ कर लो। तो फिर ये क्या करेगा? आगे मैसेज करेगा इफेक्टर को, आगे मैसेज करेगा इफेक्टर को कि ये चीज़ ज़्यादा है तो तुम ये कम कर लो। तो फिर ये क्या कर लेगा? थायराइड हार्मोन को कम कर लेगा, ठीक है। इस तरह ये होता है, 3 स्टेप्स है। कौन कौन से? सेंसर, इंटीग्रेटिंग सेंटर जो कि क्या है? दरमियान में है और वो सारे मैसेजेस को मैनेज करता है। इफेक्टर जो कि फिर वो रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। सेंसर जो कि सेंस करता है। अब उसके आगे इंशाल्लाह डिस्क्राइब करते हैं, क्या मैकेनिज्म की तरफ आते हैं कि होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी में एक्चुअली वर्क कैसे करता है, उसकी और डीप जाते हैं कि ये एक्चुअली क्या सिग्नल देते हैं। फीडबैक सिग्नल, हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फीडबैक सिग्नल। मतलब जो चीज़ होगा ना, फॉर एग्जांपल हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं ना, ग्लैंड्स हो वो कुछ हार्मोन सीक्रेट कर लेंगे ना, जिसकी अपने अपने फंक्शन होंगी। फिर ये क्या करेगा? फीडबैक देगा। यानी मतलब जो चीज़ इसने सीक्रेट की है जिस सेल को, फिर वही चीज़ उसको वापस सिग्नल देगा, फीडबैक देगा कि आया ये चीज़ ज़्यादा है, कम है या नॉर्मल है। ये 3 चीज़ करेगा। क्या क्या? या नॉर्मल है, या कम है, या ज़्यादा है। ये वापस इसको फीडबैक करेगा। इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब फीडबैक, मैंने जो चीज़ आपको दी है अब उसका रिस्पॉन्स करे, मतलब उस पर कमेंट्स दे कि ये कैसा है, कम है, ज़्यादा है या नॉर्मल है। फिर ये 2 चीज़ पे आती है, पॉजिटिव पे आती है, नेगेटिव में आती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं।
सबसे पहले आते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ। मतलब हमारे पास ये क्या करेगा, अरेस्ट द चेंज करेगा। क्या करेगा, ये एक्चुअली क्या करेगा, चीज़ को अरेस्ट कर लेगा। मतलब जो चीज़ जा रही है, जो चीज़ जा रही है ना, फॉर एग्जांपल जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो ये या तो बिल्कुल स्टॉप कर लेगा। अरेस्ट मतलब स्टॉप, बिल्कुल वहाँ पे ही स्टॉप कर देगा उस हार्मोन को। और रिवर्स डायरेक्शन मतलब उसको कम कर लेगा। मतलब अगर ये सिक्रीट हो रहे हैं ना, यहाँ पे ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो फिर ये उसकी सिक्रीशन को कम करके, ये सिक्रीट हो रहे हैं तो इंक्रीज है ना, तो फिर ये इसको सिक्रीशन को ही डाउन कर लेगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है एक्चुअली, जो चीज़ सीक्रेट हो रही है ऑलरेडी, उसको ये डाउन कर लेगा। क्या कर लेगा, डाउन। मतलब जो चीज़ सीक्रेट हो रही है तो वो ऑलरेडी ज़्यादा हो रही है ना बॉडी में, जो चीज़ फॉर एग्जांपल अगर हमारे बॉडी हमारे सेल को, ये यहाँ पे इस निशान एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्मोन है, क्या हमारे बॉडी को चाहिए थायराइड हार्मोन ना मेटाबॉलिज्म के लिए। इस तरह बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लेता हूँ थायराइड हार्मोन की तरफ। क्या, थायराइड हमने लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे थायराइड लिया। अब ये किस चीज़ से सिक्रीट होगा, ये सबसे पहले होता है TSH, ठीक है, उसके बाद जाते हैं, ठीक है। थायराइड हमारे पास TSH, कौन सी सबसे पहले TSH आएगा कि ये सिक्रीट होगा। हमारे बॉडी को क्या चाहिए, थायराइड हार्मोन चाहिए ना, तो TSH कहाँ से सिक्रीट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा, आएगा ये थायराइड ग्लैंड की तरफ। और T3 और T4 जो हार्मोन है ना, वो कहाँ पे होंगे, थायराइड ग्लैंड, ये सिक्रीट कर लेगा बॉडी फ्लूइड में, ठीक है, ये क्या कहेंगे, सिक्रीट कर लेगा। अब ये सिक्रीट हो गया ना, जब ये सिक्रीट हो गया T3 और T4, तो अब ये वापस ब्लड में हो गया, तो ब्लड तो वापस ब्रेन में भी आता है ना, तो अब ये ब्लड जब ब्रेन में आ गया, तो अब ये यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा कि आया इस ब्लड में T3 और T4 का लेवल नॉर्मल है, लो है या हाई है। ये कौन डिटेक्ट कर लेगा, वही ब्रेन करेगा जिसने सिक्रीट किया है, ठीक है। अब जब ये इसने सिक्रीट कर डिटेक्ट कर लिया, ये डिटेक्ट कर लिया कि ये क्या है, ये हाई है। क्या है, ये T3 और T4 हमारे ब्लड में हाई है, तो फिर ये क्या करेगा, ये स्टिमुलस है, मतलब ये वापस आ गया और इसने डिटेक्ट कर लिया कि T3 और T4 हमारे पास हाई है। ये डिटेक्शन एक्चुअली क्या है, स्टिमुलस है। इसने स्टिमुलस दे दिया ब्रेन को कि ये हाई है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये सेंसर इसने इफेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद ये मैसेज करेगा कंट्रोल को। कंट्रोल क्या है, फिर ये क्या करेगा, TSH को कंट्रोल कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन एक्चुअली। फिर उसमें क्या कंट्रोल कौन है, ब्रेन है। फिर उसके बाद ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, फिर वो उसको मैसेज कर लेगा कि T3 और T4 को कम कर लो क्योंकि हमारे ब्लड में ज़्यादा है। फिर ये T3 और T4 को TSH कम रिलीज होगा। जब TSH कम रिलीज होगा तो हमारे पास T3 और T4 भी कम रिलीज होगा। इसको सिंपल यहाँ पे करते हैं, TSH T3 T4। अगर ये T3 और T4 हमारे ब्लड में ज़्यादा है ना, ठीक है, तो TSH क्या करेगा, ये कम सिक्रीट होगा। जब ये कम सिक्रीट होगा तो ये सिक्रीट होगा नहीं, जब ये सिक्रीट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल की तरफ वापस आ जाएगा। जब ये वापस नॉर्मल की तरफ आएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअली इस मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब ये ब्लड में है ज़्यादा, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये इसकी सिक्रीशन कम हो गई, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन है, एक ज़्यादा होगा और दूसरा नीचे होगा। उसके अदर एग्जांपल क्या है, टेम्परेचर, बॉडी में टेम्परेचर राइज हो जाए तो क्या होगा, इस तरह कम होगा। इस तरह पीएच, वॉल्यूम, बीपी रेगुलेशन, हार्मोन्स हो, ये जितने भी इसके मैकेनिज्म है ना, वो किस मैकेनिज्म पे होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे ये नॉर्मल होते हैं। अब आते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये क्या करेगा, उस चेंज को ये उल्टा इंक्रीज करेगा। वहाँ पे क्या करते था, अगर हमारे बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा है तो फिर ये उसको कम कर देता है। नेगेटिव मतलब हमारे बॉडी में कोई चीज़ है
तो ये उसका उल्टा कम कर देता था। और पॉजिटिव में क्या करेगा, अगर हमारे बॉडी में कोई चीज़ है तो ये उसको उल्टा और इंक्रीज कर लेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है, और इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज, उस चेंज को इंटेंसिटी को इंक्रीज करना। वो कैसे, फॉर एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग, हमारे ब्लड वेसल्स रप्चर हो गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ब्लीडिंग होगी। क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्या करेगा, कोगुलेशन कैस्केड होगा। क्या होगा, कोगुलेशन कैस्केड एक मैकेनिज्म है जो कि क्या करेगा, प्लेटलेट्स यानी उस जगह पे क्लॉट बनाएगा, जहाँ पे कट लगा है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे एक क्लॉट बनाएगा ताकि ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए जल्दी से जल्दी। तो वो कैसे होता है, वो ये एक्चुअली एक मैकेनिज्म ये फैक्टर के थ्रू होता है, फैक्टर के थ्रू होता है। सबसे पहले क्या होता है, फैक्टर 12, फिर उसके बाद आते हैं फैक्टर 11, फिर उसके बाद आता है फैक्टर 9, और उसके बाद फैक्टर 10। तो ये एक फैक्टर यहाँ पे अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी ना, तो ये इंक्रीज है ना, ब्लीडिंग इंक्रीज है ना, तो ये फैक्टर रिलीज होंगे उल्टा, ये इंक्रीज होंगे, ये फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज होगा, ये फैक्टर 11 को इंक्रीज कर लेगा, ये फैक्टर 11 फैक्टर 9 को इंक्रीज कर लेगा, इस तरह ये फैक्टर 10 को इंक्रीज कर लेगा। इस तरह ये अपने अपने चीज़ों को इंक्रीज करता है, और आखिर में क्या बन जाता है, आखिर में एक फिब्रिन बन जाता है, जो कि हमारे पास क्लॉट बन जाता है यहाँ पे, जहाँ पे कट लगा होता है। मतलब सिंपल हमारे कहने की का मतलब ये है कि अगर क्लॉट कट लग जाए तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को इंटेंसिफाई कर लेगा, मतलब उसके एक्टिविटी को इंक्रीज कर लेगा ताकि तुम जल्दी से क्लॉट बनाओ। क्या करेगा, यहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रही है ना, तो ये उल्टा इंक्रीज करेगा, इसके फंक्शन को इंक्रीज करेगा ताकि ताकि तुम जल्दी से इस क्लोटिंग को स्टॉप कर लो। उसके अलावा सेकंड एग्जांपल क्या है, पार्चुरेशन में, पार्चुरेशन वो यहाँ पे सेकंड हमारे पास एग्जांपल क्या है, पार्चुरेशन, ये भी पॉजिटिव है। मतलब कैसे, अब हमारे पास जब डिलीवरी होती है तो उसमें जो बेबी का हेड होता है ना, हेड, वो एक्चुअली ये हमारे पास यूट्रस है, ठीक है, और ये वाला एरिया क्या है, ये हमारे पास सर्विक्स है, और ये बेबी का हेड है, ठीक है। जब ये हेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये हेड क्या होगा, इस सर्विस के साथ टच होगा, यानी ये इसको रिफ्लेक्स करेगा, यानी ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा। जब ये हेड इसको सर्विस को पुश करेगा तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि किस चीज़ को रिलीज, जो कि मैसेज सेंड करेगा ब्रेन को, ब्रेन को मैसेज सेंड करेगा, और वहाँ से रिस्पॉन्स में क्या आएगा, वहाँ से रिस्पॉन्स में उल्टा ये क्या है, ये वही इसमें यहाँ पे इफेक्टर, फिर वो वहाँ पे क्या आएगा, वो पूरा मैकेनिज्म है कौन सा, ये यहाँ पे सेंसर है, ये यहाँ पे इंटीग्रेटिंग सेंटर है, फिर इसने क्या किया, इफेक्टर को रिस्पॉन्स शो करेगा। जब हमारे पास हेड टच होगा सर्विस के साथ, ब्रेन को मैसेज सेंड करेगा, ब्रेन फिर क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है एक, वो रिलीज होगा, और फिर ये क्या करता है, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, इस जो यूट्रस के जो लेयर है ना, उसमें एक लेयर है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, उसकी कंट्रैक्शन करता है, क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इसकी फंक्शन को इंक्रीज करेगा, इस कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। तो जितना कंट्रैक्शन होगा उतना उस बेबी को पुश करेगा, और उतनी जल्दी वो डिलीवर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव फीडबैक। मतलब सिंपल नेगेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। नेगेटिव में उसके फंक्शन को डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, उसके फंक्शन को डिक्रीज करेगा या बिल्कुल स्टॉप कर लेगा, और पॉजिटिव में क्या करेगा, उसके फंक्शन को इंक्रीज करेगा। ये सिंपल इसमें डिफरेंस है, क्या करेगा, उसके फंक्शन को इंक्रीज कर लेगा। ये हमारे था पूरा होम्योस्टेसिस। मतलब अगर हमारे बॉडी में इस तरह कंडीशन आ जाए जो कि नॉर्मल से डिविएट हो जाए, क्या हो जाए, नॉर्मल से डिविएशन हो जाए, डिविएशन कर ले, या इंक्रीज या डिक्रीज्ड, तो फिर इसको
मेंट यानी इसको वापस अपने हद में लाना कौन करता है? होम्योस्टेसिस करता है। सिंपल इस कहने का मतलब यही है। ये सारा हमारे इंशाल्लाह पूरा क्लियर होगा। अब भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।